अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके बारे में सुनते ही ज्यादातर लोग कहेंगे भाई ये तो सपने वाली कार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी उरुस एसटी परफॉर्मेंस की। प्राइस सुनकर ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये हमारे बजट से बाहर है, लेकिन सपने बड़े रखने में क्या हर्ज है। मेहनत करेंगे, देखते हैं एक दिन क्या पता गैरेज में खड़ी हो। अब डिजाइन की बात करें तो लैम्बोर्गिनी ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहली नजर में ही इसका एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाई देता है। भाई कार्बन फाइबर बोनेट, शार्प फ्रंट बम्पर, स्पोर्टी एरोडायनेमिक्स एलिमेंट और परफॉर्मेंस फोकस डिजाइन इसे आम एसयूवी से ना बिल्कुल अलग बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको लैम्बोर्गिनी ह्यूराकन परफॉर्मेंटे जैसी इंस्पिरेशन देखने के लिए मिलती है। ब्लैक फिनिश डोर हैंडल्स, शानदार एलॉय व्हील्स और पीछे का एग्रेसिव डिफ्यूजर इसे एक रेसिंग मशीन जैसा फील देता है। लेकिन लैम्बोर्गिनी ने सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी इसे परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार किया है। वेट कम रखने के लिए इसमें एल्केंटारा जैसे लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस कार में हर एक किलो, आधा किलो का मायने रखते हैं। अगर गाड़ी का वजन ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा हॉर्स पावर होने की बावजूद एक्सेलरेशन हैंडलिंग पर इसका असर पड़ता है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक हिस्से पर, इसका पावर ट्रेन। इसमें आपको मिलता है 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जिसके साथ ही एक हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। दोनों को मिलाकर ये मशीन पैदा करती है करीब 812 हॉर्स पावर और करीब 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसका मतलब 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 3.3 सेकंड्स में। मतलब एक एसयूवी होने के बावजूद भी इसके परफॉर्मेंस कई स्पोर्ट्स कार से बेहतर है। यही लैम्बोर्गिनी का तो कमाल है। एक तरफ लग्जरी एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी और दूसरी तरफ सुपर कार जैसी परफॉर्मेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ एक और ईवी होगी तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि महिंद्रा इस गाड़ी के साथ सिर्फ एक नई कार लॉन्च नहीं कर रही, बल्कि टाटा जैसी कंपनियों के सामने एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा करने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस गाड़ी का प्रोडक्शन रेडी वर्जन अब सड़कों पर थोड़े थोड़े हैवी कैमोफ्लेज में दिखाई देने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की आने वाली B7 इलेक्ट्रिक एसयूवी की। महिंद्रा इस समय इस एसयूवी को काफी एग्रेसिवली टेस्ट कर रहा है और इसके डिजाइन से साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं कंपनी इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर पेश करने वाली है। इसका सबसे बड़ा मुकाबला होगा टाटा सियारा ईवी जैसी गाड़ियों से। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिंद्रा अपनी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के दम पर सियारा को पीछे छोड़ पाएगी, क्योंकि सिर्फ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से आज के ईवी मार्केट में जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं। अगर आप इसके एक्सटीरियर डिजाइन को देखें तो पहली नजर में ही पता चल जाता है कि भाई साहब महिंद्रा ने इसे काफी बोल्ड बनाया है। फ्रंट में आपको एक यूनिक सी शेप्ड एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो इसे रोड पर अलग ही पहचान देता है। बोनट डिजाइन में भी आपको स्पोर्टी एलिमेंट्स मिलेंगे और साइड प्रोफाइल में शार्प कैरेक्टर लाइंस और एग्रेसिव एंगल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी की सबसे इंटरेस्टिंग डिजाइन डिटेल शायद इसके डोर है। यहाँ महिंद्रा ने एक ऐसी चीज दिखाई है जो नॉर्मली लग्जरी कार्स में देखने नहीं मिलती है। इसमें फ्रेमलेस विंडोज का सेटअप दिया गया है, यानी जब आप विंडो नीचे करेंगे तो सिर्फ ग्लास नीचे जाएगा और डोर फ्रेम अलग दिखाई देगी। और ये छोटी सी डिटेल्स है, लेकिन यही चीज नॉर्मल एसयूवी को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पर सामने आपको फील कराएगी। ऐसा डिजाइन आपको कुछ लग्जरी मॉडल्स में देखने के लिए मिलता है। महिंद्रा ने इसे अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी में इंक्लूड करके काफी स्मार्ट डिसीजन लिया है, क्योंकि आजकल कस्टमर सिर्फ माइलेज या रेंज नहीं देख रहे, वो चाहते हैं भाई उनकी गाड़ी ना एक अलग पर्सनैलिटी की हो। वो अगर बैठे उसमें तो लोग उन्हें देखें यार क्या गाड़ी में जा रहा है। रियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ भी महिंद्रा इसे ज्यादा मस्कुलर और बॉक्सी लुक देने की तैयारी में है। यही इसे B6 से थोड़ा ज्यादा मैच्योर और एसयूवी लाइक कैरेक्टर दे सकता है। इंटीरियर में भी आपको महिंद्रा का वही फ्यूचरिस्टिक कॉकपिट स्टाइल केबिन देखने के लिए मिल जाएगा जो B6 में मिलता है। हालांकि मेरी पर्सनल राय है कि हर जगह ट्रिपल स्क्रीन डालना भाई साहब बंद कर दो। कई बार ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखाने के चक्कर में ना सिंप्लिसिटी और प्रीमियम फील खराब हो जाता है। एक क्लीन और ड्राइवर फोकस्ड केबिन ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या महिंद्रा इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस सेटअप देगी? क्योंकि ईवी बायर्स अब सिर्फ रेंज नहीं पूछते, आज लोग पूछते हैं कितनी तेज है, कितनी पावरफुल है, क्या टॉर्क है, क्या ये नॉर्मल एसयूवी ज्यादा एक्साइटिंग फील देती है? नहीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसमें डुअल मोटर सेटअप या ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल सकता है। अगर महिंद्रा इसमें करीब 400 हॉर्स पावर के आसपास का पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन देती है तो ये एसयूवी सिर्फ फैमिली कार नहीं रह जाएगी, ये प्रॉपर परफॉर्मेंस मशीन बन जाएगी। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार्स को सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन की तरह नहीं बेचा, उन्होंने ईवी को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाया। एडवेंचर, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी वाली इमेज प्रोवाइड करी है उसे। महिंद्रा भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। अगर B7 में दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी आती है तो कंपनी इसे सिर्फ सिटी एसयूवी नहीं बल्कि एडवेंचर ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में प्रॉपर मार्केट में प्रेजेंट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी कीमत कितनी होगी। उम्मीद है कि भाई महिंद्रा इसे लगभग 20 से 25 लाख रुपए के आसपास के ब्रैकेट
में पोजीशन करेगा। लॉन्च टाइमलाइन को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स कभी कभी देखने के लिए मिलती है। कुछ लोग अगस्त में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब एंड ऑफ द ईयर में होगी। लेकिन जिस तरह टेस्टिंग चल रही है, से लगता है कि इसका ऑफिशियल रिवील ज्यादा दूर है नहीं। मेरे हिसाब से महिंद्रा B7 एक ऐसी एसयूवी हो सकती है जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या महिंद्रा डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए इस कॉम्बिनेशन को सही कीमत पर मार्केट में उतार पाएगी या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या महिंद्रा B7 टाटा सियारा ईवी को टक्कर दे पाएगी? सोचिए, एक इंडियन कार कंपनी जिसने कभी ब्रिटेन की सड़कों पर कदम रखा था, वहां उसे इतना बड़ा फेलियर मिला कि लोगों ने मान लिया था कि भाई ये कंपनी शायद दोबारा कभी ऐसी कोशिश कर पाए। लेकिन अब वही कंपनी वापस आ गई है पूरी तैयारी के साथ, और इस बार कहानी सिर्फ कार बेचने तक नहीं है, बल्कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्लोबल लेवल पर पहुंचने की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। कई दशकों तक भारतीय कार कंपनी ब्रिटिश और यूरोपियन ऑटो कंपनीज की टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड रहती थी। लेकिन आज की जो स्थिति है ना, पूरी तरह से बदल चुकी है। इंडियन कंपनियां अब सिर्फ अपने देश में मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि विदेशी बाजारों में भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि भाई साहब उनकी कार बिके। लेकिन टाटा मोटर्स के लिए यूके का बाजार कोई नया तो है नहीं। कभी इसी बाजार में, इसी मार्केट में टाटा ने अपनी गाड़ियां बेचने की कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कीमत ज्यादा थी, मतलब ब्रांड की पहचान भी कोई ज्यादा मजबूत नहीं थी, और कस्टमर्स को भरोसा दिलाना इनके लिए आसान नहीं था। भाई नतीजा क्या हुआ? वो कोशिश उम्मीदों के मुताबिक कामयाब हो नहीं पाई। तो ऐसा झटका लगा कि कंपनी ने लंबे टाइम तक यूके मार्केट में दोबारा पैर रखने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इंडिया और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडियन कार कंपनियों के लिए ब्रिटेन का मार्केट पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और खुल चुका है। इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी आने से इंडियन कारों को वहां पहुंचाना आसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब इंडियन कंपनियों को एक बड़ा मौका मिलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल लगभग 88,000 इंडियन गाड़ियां यूके में एक्सपोर्ट की जा सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो भारत ने यूके जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत कम बताई है, तो यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है। तो टाटा मोटर्स इसी मौके को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा उम्मीद टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेंज में है, खासकर टाटा सियारा ईवी जैसी गाड़ियों से, क्योंकि यूके में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अभी भी काफी ज्यादा है। वहाँ एक नॉर्मल ईवी खरीदना कई लोगों के लिए महंगा फैसला बन जाता है। अब आप ये सोचिए, अगर टाटा एक अच्छी तरह से बनी हुई इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडर्न फीचर के साथ और करीब 20,000 पाउंड के आसपास वहाँ पे पेश करता है, तो क्या होगा? जहाँ दूसरी कंपनियों की बेसिक इलेक्ट्रिक कार भी काफी महंगी पड़ती है, वहाँ एक अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल इंडियन ईवी कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ टाटा मोटर्स को एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कार भेज देना, डीलर को बेचने के लिए छोड़ देना, ये काफी तो है नहीं। पहले भी कई कंपनियों ने ये गलती करी है। मान लीजिए टाटा किसी लोकल डीलरशिप नेटवर्क को 500 गाड़ियां सप्लाई कर देता है, कंपनी को अपना पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो डीलरशिप चाहे उस कार के साथ वो कर सकता है। वो कितनी बेचे, कहाँ बेचे, किस कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस दे उसे बेचते हुए, और उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे दे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो उस पर टाटा का कंट्रोल भाई साहब बहुत कम रह जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो इसलिए कंपनी को खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर वहां पे अपनी गाड़ियां बेचनी होगी, और यही सबसे बड़ा स्टेप होगा इस कंपनी के लिए। क्योंकि आज के टाइम में ना, कार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, कार खरीदने के बाद मिलने वाला सर्विस एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को खराब आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, तो नुकसान सिर्फ डीलर का नहीं होगा, नुकसान टाटा मोटर के ब्रांड इमेज का होगा। इसलिए टाटा को यूके में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, बल्कि खुद इन्वॉल्व होकर कस्टमर एक्सपीरियंस को और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने कुछ विदेशी मार्केट में डीलरशिप मॉडल पर निर्भर रहकर भी कोशिशें करी थी, पर वहां उनको फेलियर ही मिला। अब सवाल यह है कि क्या टाटा मोटर्स इस बार अलग तरीके से तैयारी करेगा? कंपनी के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के चीफ जो है शैलेश चंद्रा के मुताबिक यूके जैसे मार्केट में एंटर करना आसान नहीं है। किसी भी नई कार कंपनी को सेफ्टी रेगुलेशन, एमिशन स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन और दूसरे कंप्लायंस रिक्वायर्ड होते हैं वहां पर, और यही वजह है कि अगर टाटा आज से पूरी तैयारी करती है, तो भी मार्केट में पूरी तरह से उतरने में उसको ना 2 साल लग जाएंगे कम से कम। यानी आने वाले टाइम में अगर सब कुछ इनके प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा, तो 2029 के आसपास टाटा मोटर्स की गाड़ियां यूके की सड़कों पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या टाटा मोटर्स इस बार ब्रिटेन में अपनी पुरानी गलती दोहराएगा, या फिर एक इंडियन कंपनी पहली बार यूके की प्रीमियम ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना पाएगी? क्योंकि अगर टाटा यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं होगी, ये इंडिया के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्लोबल पहचान और ग्लोबल आइडेंटिटी बन जाएगी। तो